आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल की परीक्षा दे रहे सभी छोटे भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, अभी जो भी हमारे साथी पेपर दे करके आ रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट लेवल में जो पेपर आ रहा है वो पेपर एग्जैक्ट वैसा ही है जैसा कि आप अभी इस सेशन में पढ़ रहे हैं। बस बच्चों की शिकायत ये थी कि स्लॉक्स, पजल सेटिंग और डायरेक्शन डिस्टेंस टाइम किल कर रहे हैं। तो साथियों, यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं कि हम ऐसे तरीके सीख रहे हैं जिन तरीकों से इन तीनों ही टॉपिक्स को न केवल विद इन सेकंड हल किया जा सकता बल्कि एक्यूरेसी की गारंटी के साथ आप इसे हल कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज 9वें सेशन की और देखते हैं कि पिछले दिन किस तरह का पेपर सीजीएल ने पूछा। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। सवाल आपको बोल रहा, निम्नलिखित श्रृंखला में कितनी बार संख्या शून्य के ठीक बाद 2 आता है। मतलब आपको देखना है 0 और 2। देखिए जरा, यहां देखिए 2 के पहले 0 नहीं है। एक कंडीशन तो ये है, दूसरी कंडीशन ये है, तीसरी कंडीशन ये है। और कहीं दिख रहा क्या 0 2? नहीं दिख रहा। मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 3। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? अगला सवाल सिलॉक्स का है। सिलॉक्स से मैं आपको बार बार ये चीज बोल रहा हूं, केवल 3 चीजें देखने की आवश्यकता पड़ती है। पहला, कथन सकारात्मक है कि नकारात्मक। निष्कर्ष एक कथन से निकला है या एक से ज्यादा कथन से। अगर एक से ज्यादा है तो मध्यपद होना चाहिए और मध्यपद वैलिड होना चाहिए, मतलब किसी एक में उसका मान 100 होना चाहिए। ठीक है। और तीसरी बात जो आपको देखनी है वो देखनी है पदों का मान, जिसका निर्धारण होता है पद के पहले और बाद में लगे शब्दों से। ठीक है, इसमें आप देख लीजिए टी के पहले कोई लगा मतलब टी की वैल्यू है 0, जी के बाद में नहीं लगा मतलब जी की वैल्यू है 0, एम के पहले कुछ लगा है इसकी वैल्यू है 50, टी के बाद है लगा इसकी वैल्यू भी है 50। अब देख लीजिए इन दोनों में मिडिल टर्म टी है और टी वैलिड है। क्यों? क्योंकि पहले कथन में उसका मान 100 है। ठीक है, देख लेते हैं जी और टी। जी और टी केवल इसी से बनाया गया है, इसकी तो जरूरत ही नहीं। अब देख लीजिए नकारात्मक जी और टी दोनों की वैल्यू 100 है, तो यहाँ पे तो चेक करने की ही जरूरत नहीं, क्योंकि अगर दोनों 100 है तो या तो 100 होगा या तो 50 होगा। मतलब मेरा ये वाला तो सही है। बात कर रहे हैं एम और जी की। अब देखिए एम और जी, ये नकारात्मक है ये सकारात्मक है, इन दोनों को मिला करके कैसा बनेगा? नकारात्मक। लेकिन दिया कैसा? सकारात्मक, मतलब ये वाला गलत है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा कौन सा? ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज, मतलब केवल निष्कर्ष 1 सही है। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी? सवाल में आपको संख्याएं क्या दी गई है? 69 है, 80 है, 89 है, 96 है, 101 है और फिर क्वेश्चन मार्क है। अब आप देखिए 69 से स्टार्ट हुआ है, 101 पे जाके खत्म हो गया। मतलब यहां पर मामला मल्टीप्लिकेशन का तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो यहां पर मामला किसका हो सकता है? गुणे और घटाना और जोड़ने का, चूंकि संख्याएं बढ़ रही है मतलब जुड़ रहा है। तो यहाँ कितना जोड़ दिया गया है? 11। यहाँ कितना जोड़ दिया गया है? 9। यहाँ कितना जोड़ दिया गया है? 7। यहाँ कितना जोड़ा गया है? 5। तो अब आगे कितना जोड़ा जाएगा? 3। तो 101 में 3 जुड़ेगा तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा? 104 दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमको बोल रहा है, एक सीरीज दी गई है, ऐसे कितनी विषम संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक ठीक पहले और बाद, मतलब दोनों तरफ सम होनी चाहिए। मतलब कंडीशन आपकी ये है कि हमारा ध्यान होना चाहिए विषम में, लेकिन शर्त यह है कि इसके पहले भी सम हो और इसके बाद भी सम हो। ठीक है, देख लेते हैं भाई। यहाँ विषम संख्या इसके पहले बाद नहीं है, यहाँ विषम संख्या इसके पहले बाद नहीं है, यहाँ विषम संख्या देखिए 4 और 2 दोनों ही सम है, तो एक पेयर तो ये बनेगा। ये विषम संख्या इसके पहले बाद नहीं है, ये विषम संख्या पहले बाद नहीं है, ये विषम संख्या पहले और बाद नहीं है, मतलब पहले तो नहीं है बाद में है। फिर और कौन सी विषम संख्या है? इधर कोई विषम संख्या नहीं। 9 है, पहले और बाद नहीं है, पहले है लेकिन बाद में नहीं, मतलब टोटल एक ही पेयर बन रहा है। मतलब हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? देखिए सवाल हमसे कह रहा है, दिए गए अंक अक्षर प्रतीक अनुक्रम का अध्ययन कीजिए। अनुक्रम को विपरीत क्रम में लिखना क्या कहलाता है? विपरीत क्रम में लिखना मतलब ये हुआ बाएं को दाएं और दाएं को बाएं कर देना। तो लेफ्ट आपका इधर होता है, राइट आपका इधर होता है। मतलब कहानी ये हो गई कि अब क्यू आपका शुरू में आ जाएगा और 6 आपका इधर चला जाएगा। ठीक है भाई, अब आपसे बोल रहा दाएं छोर से 8वें के बाएं 5वां, दाएं छोर से 8वें के बाएं। तो देखिए
दायां और बायां ये आपस में क्या होते हैं, जुड़ते हैं। मतलब राइट से स्टार्ट किया है तो राइट का 8, लेफ्ट का 5, मतलब कंडीशन हो जाएगी राइट की 13। ये कहानी राइट की 13, ठीक है। मतलब यहां से, अब देखिए यहां से जो शुरू होगा तो अब तो यहां पहुंच गया है x6, मतलब पूरा मामला उल्टा हो गया। तो हम इधर से गिनती करेंगे क्या, हम पूरा लिखेंगे और फिर इधर से गिनती करेंगे, बेवकूफ है क्या? नहीं, हम क्या करेंगे, हम यहीं से गिनती कर लेंगे। हमको 13वां चाहिए तो वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, हमारा उत्तर हो जाएगा सी, दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में। ये समझ में आ गया कि नहीं? देखिए राइट 13, राइट 13 उल्टा करने के बाद, उल्टा करने के बाद तो हमारा ये तो ऑलरेडी ये बायां वाला दाएं में पहुंच चुका है ना, तो हमें दाएं से 13 गिनना है। तो जब बायां वाला ऑलरेडी दायां पहुंच चुका है तो हम इसी को उल्टा कर दे, तो हम लेफ्ट से 13 गिन लेंगे। आप चाहे इसको उल्टा करो चाहे इसको उल्टा करो, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, देखिए उस विकल्प का चयन करें। देखिए यहां पर आप देखो, अगर देखिए क्या बोल रहा है, PANSC, यही तो कहानी है। फिर आपको HOP का निकालना है, HOP का निकालना। देखिए आप P का नंबर कितना होता है 16, स्टूडेंट का नंबर 19, ठीक है। इसका नंबर है 8, तो अगला वाला होना चाहिए 11, मतलब कि वैसे इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं इसको चेक करता भी नहीं। ये 1 है, ये 3 है, ये कितना है 15, तो अगला वाला हो जाएगा 17, माने Q। Q कहां पर है, 2 जगह है, मतलब दूसरा और तीसरा तो गलत है। फिर ये कितना है 14, ये कितना है 16, ये कितना है 16, तो अगला वाला हो जाएगा 18, 18 माने R। अब आप देख लीजिए कहां पर है, R लास्ट में यहां पर है, ये वाला भी गलत, हमारा उत्तर हो जाएगा KQR, दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे देख लीजिए, फिर किसका सवाल है, सिलॉक्स का, वही 3 चीजें। कथन का प्रकार सकारात्मक नकारात्मक, मिडिल टर्म और पदों का मान, ठीक है। देखिए यहाँ पे चूहा के पहले कोई लगा, मतलब इसकी वैल्यू है 100, गाय के बाद नहीं लगा, इसकी वैल्यू भी 100, जानवर के पहले कुछ लगा है तो 50, चूहे के बाद है लगा हुआ है तो ये 50। देखिए इन दोनों में मिडिल टर्म कौन सा है, चूहा, और दोनों वैलिड है। पहला कथन नकारात्मक है, दूसरा सकारात्मक है, दोनों को मिला करके जो कथन निष्कर्ष बनेगा वो नकारात्मक बनना चाहिए। जानवर और गाय, देखिए जानवर और गाय सकारात्मक नकारात्मक बन ही नहीं सकता। फिर बोल रहा गाय चूहा, गाय और चूहा, देखिए केवल इससे बना हुआ है, मिडिल टर्म की तो जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ देखिए ये नकारात्मक है, ये नकारात्मक है, दोनों की वैल्यू 100 है तो वैल्यू चेक करने की जरूरत ही नहीं, ये वाला सही होगा। चूहा और जानवर, चूहा और जानवर दोनों, ये सकारात्मक ये सकारात्मक, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन दोनों की वैल्यू 50 है, जबकि यहाँ पर चूहे की वैल्यू कितनी है 100 है, मतलब ये वाला भी गलत। मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा केवल निष्कर्ष 2 सही है, दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या करा, एक व्यक्ति बिंदु जेड से चलना प्रारंभ करता है। यहां मैंने आप लोगों को बताया था कि डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का जब भी कोई सवाल आए, एक नजर आप इस बात पर जरूर मारिए कि आपसे पूछा क्या गया। अगर केवल दिशा की बात हो रही तो दूरी को हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, और अगर दूरी की भी बात हो रही है तो हमारा जो तरीका उससे हम लगाएंगे। अगर दिशा समान है तो दूरी जुड़ेगी, दिशा विपरीत है तो दूरी घटेगी, और अगर न समान न विपरीत है तो फिर पाइथागोरस लगेगी, ठीक है। अब यहाँ पर सवाल आप देख लीजिए, सवाल आपको बोल रहा है, लास्ट में आपसे पूछा क्या है, कितनी और किस दिशा में चलने की आवश्यकता, मतलब दूरी और दिशा दोनों पूछी जा रही है। तो हमारा तरीका क्या होता है भाई, हमारा तरीका होता है ये वाला, ये वाला। भाई इसमें कुछ मंत्र तो पढ़ना नहीं है, ये कब के लिए है, राइट के लिए, और ये कब के लिए है, लेफ्ट के लिए, ठीक है। एक व्यक्ति बिंदु जेड से चलना प्रारंभ करता है, 7 किलोमीटर जेड से चलना प्रारंभ किया, 7 किलोमीटर दक्षिण की ओर गया, ये साउथ में चला गया 7, फिर दाएं मुड़ा। अब देखिए साउथ से दाएं मुड़ेगा तो वेस्ट पहुंच जाएगा, दाएं मुड़ा और 5 चल गया, ये ठीक है 5 चला गया। फिर दाएं मुड़ा, वेस्ट से दाएं मुड़ेगा कहां पहुंच जाएगा, नॉर्थ में, और कितना चला गया 3। फिर दाएं मुड़ा और 1, अब नॉर्थ यहां तो खत्म हो गया, अब नॉर्थ से दाएं मुड़ेगा तो कहां पहुंच जाएगा, ईस्ट में, और कितना चला गया, ये कितना चला गया 1 चला गया, ठीक है। फिर बाएं मुड़ा और एक्स तक पहुंचने के लिए 4। अब देखिए ईस्ट से ये बाएं मुड़ रहा, बाएं मुड़ रहा मतलब कहां पहुंच जाएगा, नॉर्थ में, और कितना चला गया 4, और कहां पहुंच गया, बिंदु एक्स पर। यही तो कहानी है, यही तो कहानी है। अब आपसे पूछा क्या है, देखिए यहां आप देखो, नॉर्थ नॉर्थ 4 3 7, और इसका अपोजिट साउथ होता है, ये कैंसिल हो गया। वेस्ट और ईस्ट ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है तो खत्म होगा, तो ये क्या हो जाएगा, वेस्ट का 4, ठीक है। ये कब के लिए है, जब हमें जेड से एक्स की ओर जाना है।
तो वेस्ट का 4 जाएगा। लेकिन आप चूंकि आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है जेड तक पहुंचना, मतलब एक्स तक वो पहुंच चुका, अब उसे वापस जेड तक पहुंचना है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, दिशा अपोजिट हो जाती है, दूरी तो वही रहती है। मतलब ये वाला जो वेस्ट है ये अब क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ईस्ट, और हमारा उत्तर हो जाएगा ईस्ट का 4 किलोमीटर पूरब दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, देख लीजिए भाई। सवाल हमसे ये कह रहा है RSTUVW और X एक सप्ताह के अलग अलग दिन, सप्ताह के सोमवार से शुरू होकर के रविवार तक। ठीक है, तो ये हो गया संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। यही तो कहानी है। ठीक है, रविवार तक चल रहा है। फिर आपको बोल रहा है एक्स की ड्यूटी यू से ठीक एक दिन पहले। हमें देखना क्या है, जो फिक्स है। एस और टी की ड्यूटी एक्स से पहले, केवल डब्ल्यू की ड्यूटी एस और टी के बीच में, वी की ड्यूटी मंगलवार को है, वी की ड्यूटी मंगलवार को। अच्छा, ये 2 बार हो गया क्या ये, ओहो, इसको आप मिटा दीजिए ना। मंडे से अच्छा, मंडे से शुरू होना था तो संडे यहाँ पे रहेगा, सोमवार से शुरू होकर के रविवार तक जा रही है। ठीक है, केवल भी की ड्यूटी मंगलवार को है, भी की ड्यूटी कहां पर है, मंगलवार को। ठीक है, ये डेटा हमारा फिक्स हो गया। अब आपसे पूछ रहा है एक्स की ड्यूटी यू से ठीक एक दिन पहले की है, तो एक्स की ड्यूटी यू से ठीक एक दिन पहले हो गई। एस और टी की ड्यूटी एक्स से पहले किसी दिन, इसकी एस और टी अब कहां पर है ये अपने को पता नहीं है। ठीक है ना, केवल डब्ल्यू की ड्यूटी एस और टी के बीच वाले दिन है। ठीक है, डब्ल्यू की ड्यूटी एस और टी के ठीक बीच वाले दिन है। ठीक है, अब देख लीजिए, अब ये 5 लोग हैं। एस और टी की ड्यूटी एक्स से पहले किसी एक दिन है, ये कंफर्म नहीं है कहाँ है, पहले एस कर रहा है कि टी कर रहा है पता नहीं, लेकिन एस और टी के बीच में केवल डब्ल्यू। अब यहाँ देखिए 3 2 5 आदमी है, 3 2 5 कंडीशन यहाँ पर है। ठीक है भाई, फिक्स नहीं है तो एस और टी ही रहेगा, लेकिन इस जगह तो फिक्स है कि डब्ल्यू रहेगा। यहाँ पर एस और टी दोनों में से कोई एक रह सकता है, यहाँ पर रहेगा एक्स, यहाँ पर रहेगा यू। ठीक है, एक जगह बची हुई है, देख लेते हैं कौन सा आदमी बच गया, कौन सा आदमी छूट रहा है भाई, आर छूट रहा है, आर छूट रहा है। आपसे पूछ रहा है सोमवार को किसकी ड्यूटी होती है, सोमवार को ड्यूटी होती है आर की, दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में, दिया गया है कहां, ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन फिर से श्रृंखला का है। देखिए, अब आप देखिए यहाँ पे पी 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 डब्ल्यू है। ठीक है, मैं यहाँ अगर देखूं एच का नंबर है 8, जे का नंबर है 10, एल का है 12, 12 के बाद 14, तो 14 के बाद 16, और 16 किसका नंबर होता है, तो 16 होता है पी का, पी आना चाहिए, मतलब ये वाला तो कैंसिल। ठीक है, फिर देखिए एम का नंबर होता है 13, ओ का नंबर 15, क्यू का 17, ठीक है, स्टूडेंट का होता है 19, तो अगला वाला क्या होना चाहिए 21, और 21 किसका है, युवराज सिंह की उम्र तो 21 साल थी। ठीक है ना, तो पी यू देख लीजिए, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं, मतलब ये भी गलत, ये भी गलत। हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्या हो जाएगा, पी यू एक्स। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब देखिए अगला सवाल क्या करा, एक कक्षा के सभी 24 विद्यार्थी उत्तर की ओर मुख करके खड़े हुए हैं। ठीक है, नेहा दाएं छोर से 8वें स्थान पर है। ठीक है, अभिषेक बाएं छोर से 20वें स्थान पर है, तो टोटल कितने हो गए, 20 और 8 28। ठीक है, नेहा और अभिषेक के बीच कितने लोग खड़े हैं। अब आप देखिए, इसमें एक बड़ी मजेदार चीज हो गई। अभी तक सवाल में ऐसा आता था कि ये दोनों एक इधर और एक इधर रहता था, लेकिन अब ये वाला ओवरशूट होकर के इधर पहुंच गया। जब कभी भी ऐसा मामला आता है तो ये दोनों जो बीच वाले हैं इनकी काउंटिंग होती। अगर मैं इसको देखूं तो पूरा मामला है 28 माइनस 24 किसका, 4 का, लेकिन अब चूंकि ये उल्टा हो चुका है तो नेहा और किसका, अभिषेक, ये 2 इसमें से माइनस हो जाएंगे, मतलब आपका उत्तर होगा 2। ठीक है, देखिए मैं इसको आपको समझा देता हूं। अभिषेक बाएं छोर से 20वां है, यहां पर बैठा हुआ है अभिषेक, यहां कितने लोग हैं, यहां टोटल लोग हैं 19। ठीक है, जबकि क्या बोल रहा है, नेहा दाएं छोर से 8वीं, दाएं छोर से 8वीं। अब यहां देखिए 1 2 3 4 5 19 24 लोग थे टोटल। ठीक है, 5 6 7 और ये 8। ठीक है, 7 और ये 8, नेहा दाएं छोर से 8वें स्थान पर। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है ना, नेहा यहां पर आ जानी चाहिए। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है। देखिए 24 थे ना टोटल, ये मैं 25 का कर रहा हूं। अच्छा 20वीं है यार ये,
19 1 20, 20 4 24, ठीक है। तो अब नेहा यहां ना आकर के यहां पे आ जाएगी। अब आप खुद देखो, नेहा और अभिषेक के बीच में कितने लोग आ रहे हैं? 2 लोग। देखिए ये 20वीं है, मतलब इसके पहले 19 लोग हैं, इससे खैर ज्यादा लेना देना नहीं था। अब यहां से नेहा कौन से नंबर पर है? 8वें पर। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब नेहा और अभिषेक के बीच में ये जो 4 की काउंटिंग आ रही है, ये वास्तव में ये पूरी काउंटिंग 4 की है, ये वाली। अब इसमें से नेहा और अभिषेक, इन दोनों को अगर आप हटा दोगे तो वास्तव में इन दोनों के बीच में कितने लोग हैं? 2 लोग। क्यों? क्योंकि ये दोनों ओवरलैप कर गए। जब आपने नेहा को गिना तो अभिषेक की गिनती आ गई, और जब आपने अभिषेक को गिना तो नेहा की भी गिनती आ गई, इसलिए इन दोनों को माइनस करना है। ये बात याद रखिएगा, अगर संख्या दिए गए छात्रों की संख्या से अधिक आती है तब की कहानी है ये, जब ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर जाए। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ठीक है, एक व्यक्ति बिंदु जी से चलना शुरू करता है, 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, फिर से वही कहानी देख लेते हैं। अब उसे कितना और किस दिशा में जाना है, मतलब डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों निकालना है। ठीक है भाई, हमें क्या करना है? कुछ भी निकलवा लो, दिक्कत क्या है निकालने में? ठीक है, ये है राइट और ये है लेफ्ट। ठीक है, जी से चलना शुरू करता है, 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है। देखिए जी से चलना शुरू किया, 10 किलोमीटर पश्चिम गया, बाएं मुड़ा। अब देखिए पश्चिम से बाएं मुड़ेगा तो साउथ पहुंचेगा, और कितना चला? 5 किलोमीटर। फिर से बाएं मुड़ा, साउथ से फिर बाएं मुड़ेगा तो कहां पहुंच जाएगा? ईस्ट में। फिर कितना चला? 5 किलोमीटर। फिर दाएं मुड़ा, अब ईस्ट से दाएं मुड़ेगा तो कहां पहुंच जाएगा? साउथ में। दाएं मुड़ा और कितना चला? 3 किलोमीटर। और अंत में बाएं मुड़ा, अब साउथ से फिर बाएं मुड़ेगा तो कहां पहुंच जाएगा? ईस्ट में। और एफ पर पहुंचने के लिए कितना चला? 5 किलोमीटर, और यहां वो पहुंच गया एफ पर। ये पूरी कहानी। अब उसे बिंदु जी पर वापस पहुंचना है, मतलब मामला उल्टे का है। तो जो भी आपकी दिशा और दूरी आएगी वो कहां से आएगी? जी से एफ के लिए। एफ से जी की ओर अगर जाना है तो दिशा को पलटना पड़ेगा। ठीक है भाई, देख लेते हैं पहले तो सेम देखें। साउथ 5 3 8, नॉर्थ तो है ही नहीं। ईस्ट और वेस्ट है, तो देखिए ईस्ट 5 5 10, और ये कैंसिल। बचा कितना? बचा है साउथ का 8। लेकिन ये जी से एफ के लिए है। जब आप यहां से यहां की ओर जाएंगे तो ये साउथ किस में बदल जाएगा? नॉर्थ में। नॉर्थ का 8 आपका उत्तर। ठीक है, 8 किलोमीटर उत्तर दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में, दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? सवाल हमको बोल रहा है, निम्नलिखित व्यवस्था नीचे दी गई सभी संख्या 2 को दाएं छोर से 14वें के दाएं और 7वां। देखिए अब ये दाया और दाया, देखिए दाया और दाया, दाया और दाया। ठीक है, तो अब क्या है? राइट का 14 और राइट का 7 जब सेम रहेंगे तो ये घटेंगे, मतलब राइट का क्या हो जाएगा? 14 माइनस 7 बराबर कितना? 7। मतलब राइट से 7। ठीक है, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, उत्तर हो जाएगा 94, दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अब अगला सवाल हमसे क्या कर रहा है भाई? सवाल आपको बोल रहा है ए बी सी डी ई और एफ एक गोले में कितने लोग हैं? ये 6 लोग हैं, केंद्रान्मुख होकर के बैठे हैं। ठीक है, 2 4 और ये 6। ठीक है, ये किसके लिए होता है? लेफ्ट के लिए। ये किसके लिए होता है? राइट के लिए। शुरुआत यहां से हो। ठीक है, ई सी के निकटस्थ दाईं ओर है, ई सी के निकटस्थ दाईं ओर है। डी सी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, बाईं ओर मतलब इधर जाना है, तो सी से दाईं ओर, बाईं ओर तीसरे, 1 2 और 3, यहां पे कौन आ जाएगा? डी। ठीक है, डी सी के बाईं ओर तीसरे स्थान, ए एफ के दाईं ओर दूसरे स्थान पर खड़ा है। देखिए यही एक मेन कहानी। यहाँ आपके पास 2 पोजीशन खाली है, यहाँ पर 1 पोजीशन खाली है। अगर मैं इन दोनों को बैठाऊंगा तो दूसरा स्थान तो हो ही नहीं सकता, मतलब 1 मुझे यहाँ पर लेना पड़ेगा। और अब जाना किधर है? दाईं ओर। जाना किधर है? दाईं ओर। तो ए एफ के, तो एफ को अगर मैं यहां बैठा लूंगा तो एफ के दाईं ओर दूसरा स्थान 1 और 2, यहां कौन बैठ जाएगा? ए। आदमी छूट कौन रहा है? बी छूट गया, बी बैठ जाएगा यहां पर। अब आपका चित्र बन चुका है। डी के निकटस्थ दाईं ओर कौन बैठा है? डी के निकटस्थ दाईं ओर कौन बैठा हुआ है? ए, दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? ये देखिए किसका सवाल है? ब्लड रिलेशनशिप का, लेकिन कोडेड ब्लड रिलेशनशिप का। देखिए प्लस को क्या बोल रहा है? वो भाई है।
ठीक है, माइनस को क्या बोल रहा है वो पिता, गुणे को क्या बोल रहा है माता, और भागे को क्या बोल रहा है पत्नी। यही तो कहानी है आपकी। अब आपसे सवाल में दिया क्या है, सवाल आपको बोल रहा है P इंटू क्यू। इंटू का मतलब ये हुआ कि P क्यू की माता है, P लड़का है कि लड़की ये अपने को पता नहीं है। Q माइनस आर, Q R का पिता है। ठीक है भाई, थोड़ा ऊपर ले लेते हैं। P Q ये माता थी और ये R, ठीक है ना। तो क्या था Q माइनस आर, मतलब Q R का पिता है, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, फिर R भागे S, R S की पत्नी है। अब जब पत्नी है तो ये डबल लाइन, ये पत्नी है तो माइनस और ये क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, फिर S प्लस T, S T का भाई है, T लड़का है कि लड़की अपने को पता नहीं लगाया जा सकता। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए T R का भाई है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि R S की पत्नी है और T S का या तो भाई होगा या तो बहन। P R की माता बिल्कुल नहीं, P किसकी माता है क्योंकि T S की बहन है, T S की बहन है, कंफर्म नहीं है क्योंकि ये लड़का है कि लड़की अपने को पता नहीं। QP का पुत्र है, QP का पुत्र, ये लाइन बिल्कुल कंफर्म है, मतलब हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों को एक बात ध्यान में रखनी है कि आपको आंसर वही टिक करना है जिसके बारे में कंफर्म है। यहां देख लीजिए टी के मामले में आप बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि टी एस की बहन है। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि टी के बारे में ये कंफर्म ही नहीं किया गया है कि वो लड़का है कि लड़की है। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। उस संख्या का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से। 2/5 की वैल्यू 0.4 होती है, 2/5 की वैल्यू 0.4 होती है। 1/200 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 पंचे 10, 3 ये आपका उत्तर है। ये तो प्योरली मैथ का क्वेश्चन कहा जाएगा। ठीक है, रीजनिंग में पूछा हुआ है, ये 0.4 इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू ये होगी। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल फिर से किसका है, नंबर सीरीज का। सीरीज क्या बोल रही है, सीरीज हमको बोल रही है कि भैया 762 है, फिर 755 है, फिर 741 है, फिर 720 है और फिर 692 है। घट रही है सीरीज, लेकिन डिफरेंस ज्यादा नहीं है। 762 से लेके 692 बहुत ही कम डिफरेंस का मामला है। मतलब यहां पर भी मामला जोड़ घटाने का होगा, घट रहा है मतलब घटाने का होगा। देखिए यहाँ कितने का अंतर आ गया है 7 का, यहाँ कितने का अंतर आ गया 41, 9 और 5 14 का, यहाँ कितने का अंतर आ गया है 20 और 21 21 का, यहाँ कितने का अंतर आ गया 92 और 8 और 20, 20 और 8 28 का। अब आप खुद ही देख लो, 7 कम 7, 7 दूनी 14, 7 तरीके 21, 7 चौक 28, तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का होना चाहिए 35 का। घट रहा मतलब इसमें से मुझे 35 घटा देना है, तो 12 में से 5 चला गया 7, 8 में से 3 चला गया 5 और ये कितना हो जाएगा 6, मतलब उत्तर हो जाएगा 657 दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, निश्चित कूट भाषा कोडिंग के सवाल है। यहां मैं आप लोगों को बार बार ये बात बता रहा हूं, हमारा पहला ध्यान जो जाना चाहिए वो जाना चाहिए इस चीज पर कि आपसे पूछ क्या रहा है। तो हमसे पूछ क्या रहा है एंड पूछे। देखिए एंड आया कहां पर है, स्टील मेक्स टॉवर नहीं है, ब्रिक मेक्स टॉवर नहीं है, ब्रिक्स एंड स्टील यहां पे आया हुआ है, यहां पे आया हुआ, और एंड मुझे और कहीं दिख नहीं रहा, तो मुझे ब्रिक और स्टील को हटाना पड़ेगा। तो देखिए ब्रिक यहां है, ब्रिक यहां है, चलिए उड़ा देते हैं। तो देखिए यहाँ 3 2 7 1 7 5 7 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, ये तो ब्रिक का कोड हो गया। स्टील मुझे यहाँ दिख रहा है, तो ये देखिए स्टील, ये देखिए स्टील। अब देखिए 3 2 में से यहाँ पे क्या आया हुआ है 2, मतलब स्टील के लिए मान कितना हो गया 2। ठीक है, अब एंड के लिए आपके पास क्या बचा 3, दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे बोला दिए गए समीकरण, जब कभी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन का कोई भी सवाल है, चाहे उसमें चिन्ह बदलना हो और चाहे उसमें संख्याएं बदलनी हो, पहला फोकस भाग पर, दूसरा फोकस गुणे पर, और अगर दोनों ही सही 60 है तब फिर हमारा तीसरा फोकस होना चाहिए वैल्यू पर। ठीक है, यहाँ आप देखिए भाग यहाँ जा रहा है, गुणे का तो कोई लेना देना है नहीं यहाँ से सवाल में। अब यहाँ हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए 13 8 104, 8 प्लस 60 माइनस 10। ठीक है, 60 8 68, 10 घटाएंगे 58। ठीक, मतलब हमें वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा तब ये 115 बनेगा। वैल्यू बढ़ाने का तरीका क्या है, वैल्यू बढ़ाने के लिए तरीका ये है कि या तो हम भाग वाली संख्या को, नीचे वाली संख्या को ज्यादा कर दें,
मतलब यहाँ जो भाग वाले में 8 आ रहा है वो ज्यादा है, और गुणे वाले को भी हम बढ़ा दें, तभी तो साफ मामला ये है। भाग वाले में जो हर है उसको कम करोगे तो आ जाएगा मान, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे चिन्ह का मामला है, ठीक है, चेक कर लेते हैं भाग और गुणा। देखिए अगर मैं भाग को यहां पर के लेके चला जाऊं तो 5 में 2 का भाग तो जाएगा ही नहीं, ये उत्तर तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। यहाँ पे आप देख लीजिए भाग और ऋण, भाग अब कहाँ जा रहा है, ऋण की जगह पे बिल्कुल चला जाएगा। ये 12 12 दूनी 24, इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24 धन, ठीक है ना। ऋण अगर यहाँ पे आ जाता है, ऋण अगर यहाँ पे आ जाता है तो 104 में से 13 घटेगा तो 100 में से 104 में से 13, तो 100 में से 13 जाएगा 87 और 4 91, 4 1 5 9 2 11 115 आ रहा है। मतलब उत्तर तो मेरा ये वाला है, ठीक है। अब आप देखिए धन और गुणे की अगर मैं बात करूं, देखिए गुणे को अगर मैं यहाँ पे लेकर के आ जाऊं गुणे को, और धन को मैं यहाँ पे लेके जाऊं तो 60 का गुणा हो जाएगा, 60 का गुणा। मतलब ये मामला कितना आ रहा था, 8 में 60 का गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा 480, 480, ठीक है। वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, ये हटा दीजिए। गुणा और ऋण, इस गुणों को अगर मैं यहाँ पे लेके आ जाऊं, ऋण को यहाँ पे ले जाऊं तो फिर वही कंडीशन बनेगी, 60 पंचे 300, हमें मान बढ़ाना है लेकिन इतना भी नहीं बढ़ाना है, ठीक है ना, इसलिए ये उत्तर भी गलत है, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। देखिए डाटा आपको क्या दिया हुआ है, डाटा दिया हुआ है 53 54 50 59 43 और क्वेश्चन मार्क। देखिए यहाँ क्या हो रहा है मामला, ये देखिए चूंकि 53 से 43 तक गया, ज्यादा है नहीं, इसलिए धन ऋण का ही मामला है। यहाँ पर मामला क्या है, ऋण 4 का, यहाँ पर मामला क्या है, धन 9 का, और यहाँ पर मामला क्या है, ऋण 16 का। अगला डाटा जो भी रहेगा वो ऋणात्मक रहेगा। अब देखिए एक ये पूरा मामला 1 स्क्वायर है, ये 2 स्क्वायर है, ये 3 स्क्वायर है, ये 4 स्क्वायर है, तो अगला वाला डाटा 5 स्क्वायर, मतलब कहानी है ऋण 25 की। तो 13 में से 5 चला जाएगा 8, और 3 में से 2 चला जाएगा 1, मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा 18, दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में। इसमें दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में, ठीक है। 1 मिनट, ये माइनस था तो ये प्लस न होगा यार, ये तो गड़बड़ कर दिया। चलिए खैर उत्तर में ही फर्क आएगा, बाकी सब कुछ ठीक है। मतलब ये क्या हो जाएगा 43 है, तो 43 में 25 जोड़ेंगे तो 5 3 8 4 और 2 6 68 हो जाएगा। मतलब उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। देखिए प्लस है माइनस है, प्लस है माइनस है, यहाँ मैंने धोखे से माइनस लिख दिया था, माइनस के बाद क्या आएगा प्लस। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे बोल रहा निम्नलिखित 3 किसी ए पर, जब कभी भी ऐसा सवाल आए तो आप कोडिंग कर लीजिए। देखिए यहाँ पर मामला कितना है, ये है 4, ओ का नंबर कितना होता है 15 और इसका नंबर है 12। यहाँ देखिए ये कितना है 13, फिर 9 और फिर 16, ठीक है। ए का नंबर है 1, फिर 18 और फिर 9, एन का नंबर है 14, 5 और 22। यही तो कहानी तो यही है, 13 9 16, 1 18 9 14 और 5 22, ठीक है। देखिए 11 जुड़ रहा है, ये 11 जुड़ रहा है, और यहाँ पे फिर 3 घट रहा है। ग्यारह जुड़ा 3 घटा, यहाँ पर देखिए 4 घटा 7 जुड़ा, 4 7 का मामला है। यहाँ पर देखिए 17 और 9 का मामला है। यहाँ पर देखिए 9 और 13 का मामला है। कहानी कुछ समझ में नहीं आ रही। 3 किसी एक प्रकार से समा है, इसीलिए एक समूह बनाते हैं। कौन सा अक्षर समूह है जो उससे संबंधित नहीं है। डिफरेंस जो है वो तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, डिफरेंस से जो है तो वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या हो सकता है ये, 15 4 19 12, ये तो 13 9 22 नहीं है, 18 19 नहीं है, 15 12 27, 16 9 25, 18 9 27। ओहो, देखिए आप ये वाले को छोड़ दीजिए, इसको देखिए, आप इसको देखिए, क्या बल्कि उल्टा ही है, दिमाग क्यों नहीं गया अभी तक। देखिए OL उल्टा, RI उल्टा, EV उल्टा, लेकिन I का क्या रहता है, I का तो R होता है, I का तो R होता है। अब यहाँ आप खुद देखो ये पूरा मामला कितना, 15 12 27, 18 9 27, 22 5 27। ये वाले डाटा में ये कंडीशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कितना हो रहा है 16 और 9 25, ठीक है।
बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल में देख लीजिए जी का अर्थ। जब कभी भी ऐसा सवाल आता मैंने आप लोगों को बोला कि पहले आप संख्या लिख लीजिए। क्या है ये? 49 है, 69 है, 3 है, 12 है और 5 है। ठीक है। 49 के बाद जी का अर्थ है ऋण। ठीक है। 69 के बाद क्या है? डी, और डी का अर्थ है भागे, भागे। ठीक है। फिर 3 के बाद क्या है? बी है। बी का मतलब क्या है भाई? बी का मतलब क्या है? बी का मतलब है धन, धन। 12 के बाद है सी, सी का मतलब है गुणा। अब सबसे पहले तो यही दोनों हल होगा। तो ये कितना हो गया? 23, और ये कितना हो गया? 60। यहाँ धन लगा हुआ है, ये 49 माइनस 23 है। तो 60 में से ये 23 जाएगा, कितना बचेगा? 37। 37 9 46, 46 और 40 86। ये होना चाहिए उत्तर। देखिए कैसे मैं बोल रहा हूं। देखिए 9 में से 3 चला गया 6, 4 में से 2 चला गया 2। ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा उत्तर? 86। और ये दिया हुआ है आपका ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? संख्या 3 5 4 9 8 2 के प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? ठीक है। मैंने इसके लिए आप लोगों को क्या बताया था? सिंपली आप संख्या लिख लीजिए 3 5 4 9 8 2। अब बाएं से दाएं लिखना तो सबसे छोटी तो 2 है, 2 लिख लिया। फिर 3 है, 3 लिख लिया। फिर 4 है, 4 लिख लिया। 4 के बाद फिर कितना है? 5 है, 5 लिख लिया। फिर 8 है, 8 लिख लिया। और 9 है, 9 लिख लिया। ये सेम नहीं है, ये सेम नहीं है, ये सेम आ गई है। ये सेम नहीं है, ये सेम आ गई है, ये सेम नहीं है। मतलब कितने पेयर ऐसे हैं? 2। कहां दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर 3 पे। ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए। देखिए पहले वाले में खैर ठीक है। देखिए एल, एल का नंबर कितना है? 12। 9, एफ का कितना है? 6 3। यही तो कहानी, इसी के बाद तो लगा हुआ। देखिए 3 3 3, यही है ना। 12 में से 3 गया, फिर ये 3 गया, फिर ये 3 गया। ठीक है। अब 3 के बाद आप 3 नहीं घटा पाओगे तो सीधी सी बात है भाई, 3 को मैं 29 भी तो लिख सकता हूँ। 29 में से 3 घटाओगे 26 आ जाएगा। मतलब पहला डाटा जेड, ये तो कैंसिल हो गया। फिर अगला वाला किसका है? ए। ए का नंबर कितना है? 1। वाई का नंबर कितना है? 25। डब्ल्यू का नंबर कितना है? 23। यू का नंबर, यूवी के नंबर कितना है? 21। तो देखिए ये एक्चुअल में 27 भी इसको लिख सकते हैं। तो 27 25 23 21। तो अगला वाला डाटा क्या हो जाएगा? 19। और 19 किसका नंबर होता है? एस का। ये भी कैंसिल हो गया। फिर तीसरा वाला देखिए, तीनों चेक करा लिया उसने। स्टूडेंट का नंबर कितना होता है? 19। आर का नंबर 18, फिर 17, फिर 16। तो अगला वाला क्या हो जाएगा? 15। 15 और 15 किसका होता है? रसगुल्ला। 15 रुपए। ओ आएगा, ओ आएगा। ये भी गलत। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है कि जे के एल एम और एन एक ही इमारत की विभिन्न मंजिल, एक से कितने लोग हैं? 3 और 2 5। ठीक है। 5 मंजिल बना लेते हैं भाई। 1 2 3 4 और ये 5 बन गई 5 मंजिल। ठीक है। इसके ऊपर की मंजिल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। के और एन क्रमशः सबसे ऊपर और सबसे निचली मंजिल पर रहते हैं। ठीक है। के और एन सबसे ऊपर और सबसे नीचे। के और एन यहाँ पे आएंगे। अब देख लेते हैं, शायद हमको पता लग जाए के और एन में कौन ऊपर है। ठीक है। एम एन के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है। ये देख लीजिए। अब अगर मैं एन को ऊपर बैठा दूंगा तो एम एन के ऊपर बैठ सकता है क्या? यहाँ तो पॉसिबल ही नहीं है। मतलब एक बात पक्की हो गई कि अगर के और एन यहाँ रह रहे हैं, मतलब के ऊपर है, एन नीचे है, और एम कहाँ है? एन के ठीक ऊपर वाली मंजिल पे रहता है। जे एल के ठीक ऊपर वाली मंजिल, 2 ही बचे हुए हैं, तो जे एल के ऊपर रह रहा है। आपसे पूछ क्या रहा है? दूसरी मंजिल पर कौन रहता है? तो पहली ये हो गई, दूसरी ये हो गई, मतलब दूसरी मंजिल पे कौन रहता है? एम। दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? 6 व्यक्ति हैं ए बी सी डी ई, यह बहुमंजिला इमारत में रहते हैं। 6 व्यक्ति। अब यहाँ 6 की कहानी है। तो 1 2 3 4 5 और ये 6, ये 6 आदमी हो गए। अब आपसे बोल क्या रहा है? अभी आपको कुछ नहीं, पहले हम मंजिल फिक्स दी। उस मंजिल जहां बी रहता है, एफ ये मंजिल रहता है, बी और डी, लेकिन वह मंजिल के ऊपर नहीं। जहां ए रहता है, ए उस मंजिल के ठीक, जहां सी रहता है, सी उस मंजिल ठीक जहां। अच्छा, मतलब यहाँ पर मंजिल किसी की फिक्स नहीं की गई है। ठीक है। सवाल जैसा दिया हुआ है वैसे ही ले लेते हैं। ठीक है। बी उस मंजिल के ठीक नीचे रहता है जहां एफ, मतलब एफ और बी तो एक ही साथ आने वाले हैं। ठीक है। डी उस मंजिल के ठीक नीचे रहता है जहां बी, मतलब बी के ठीक नीचे कौन हो गया? डी। मतलब ये 3 तो एक ही साथ रहेंगे।
ई उस मंजिल के नीचे किसी एक मंजिल पे रहता है जहां बी और डी रहते हैं। मतलब एक बात पक्की है कि ई इनके भी नीचे आएगा, ठीक है ना। बी और डी रहते हैं, लेकिन उस मंजिल में से किसी एक, लेकिन उस मंजिल के ऊपर की मंजिल में से रहता है जहां ए रहता है। ये लीजिए भाई, ई ए के ऊपर है, ई उस मंजिल के ठीक नीचे रहता है जहां सी रहता है। क्या बात है, सवाल ही लग गया। बस आप इसी को फिट कर दीजिए, एफ बी डी सी ई और ए। यहां देखिए ई के बारे में उसने क्या बोला था, ई के बारे में जो पहली जानकारी दी गई थी वो क्या बोल रही थी, ई उस मंजिल के ठीक नीचे रहता है जहां सी रहता है। ये तो क्लियर हो गया। पहली जानकारी जो दी गई थी क्या, ए उस मंजिल के नीचे किसी एक मंजिल पर रहता है जहां बी और डी रहते हैं। किसी मंजिल पर फिक्स नहीं था, अगर ठीक नीचे बोल देता मतलब जस्ट नीचे, जैसे उसने बी की जानकारी दी, जैसे उसने डी की जानकारी, बाद में उसने ई की भी जानकारी दी, ठीक है। अब आपसे पूछ क्या रहा है, नीचे से तीसरी, 1 2 और 3, नीचे से तीसरी मंजिल पर कौन रहेगा, सी दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल, 6 मित्र गोपी, शीला, रावली, सरयू, हीना और गुरी उत्तर दिशा की ओर सम्मुख होकर एक पंक्ति में खड़े हैं, ठीक है भाई। ये ले लीजिए 1 2 3 4 और 6, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, शीला और हिना के बीच 2 व्यक्ति हैं, हिना और सरयू के बीच रावली है, गोपी के आगे, आगे मतलब ये आगे की बात हो रही, आगे पीछे, ये लेफ्ट राइट का मामला नहीं है। इसको हम मान लेंगे आगे और इसको हम मान लेंगे पीछे। ये कहानी है, ये कहानी, ठीक है ना। अब आपको क्या बोल रहा है, सवाल कहां गया, कहां से शुरू है, शीला और हिना के बीच 2 व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति, हिना और सरयू के बीच रावली है, गोपी के आगे केवल एक है। मतलब यहां पर कौन बैठा हुआ है, गोपी। यहां पर कौन बैठा हुआ, गोपी के आगे केवल एक व्यक्ति है। गिरी गोपी और हिना के बीच में है, गिरी गोपी और हिना के बीच में है। हिना पंक्ति के पीछे से तीसरे स्थान पर, 1 2 और 3, यहां कौन बैठ रही है, हिना। अब देखिए गिरी गोपी और हिना के बीच में है, तो यहां पे कौन बैठ जाएगा, गिरी, ठीक है। गिरी गोपी और हिना के बीच में है। एक जानकारी कुछ और दिया हुआ था बीच में, शीला और हिना के बीच में 2 व्यक्ति हैं, शीला और हिना, देखिए यहां तो आ ही नहीं सकते, यहां कौन आ जाएगा, शीला। शीला और हिना के बीच में ये 2 व्यक्ति आ गए, ठीक है। हिना और सरयू के बीच रावली है, हिना और सरयू के बीच कौन बैठा हुआ है, रावली, ये सरयू है। अब आपके 6 लोग बैठ गए। पूछ क्या रहा है, शीला और हिना के बीच कौन से 2 व्यक्ति हैं, शीला और हिना के बीच कौन बैठे हुए हैं, गोपी और गिरी। गोपी और गिरी कहां दिया हुआ है, दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 4 में, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमको बोला 5 पुस्तकें पी क्यू आर एस और टी एक के ऊपर एक रखी गई। चलिए 5, 1 2 3 4 और ये 5 पुस्तकें, ठीक है। आर और एस के बीच 3 पुस्तकें, ध्यान दीजिएगा, आर और एस के बीच 3 पुस्तकें, मतलब ये दोनों ऊपर नीचे। अब हमको ये भर पता लग जाए, कोई पुस्तक आर के ऊपर नहीं रखी गई, मतलब आर सबसे ऊपर है, एस सबसे नीचे है, ठीक है। पी को टी के ऊपर और क्यू के नीचे रखा गया है, पी को टी के ऊपर और क्यू के नीचे रखा गया है। बन गया आपका सवाल, क्यू के ठीक ऊपर कौन है, क्यू के ठीक ऊपर कौन है, आर। कहां दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल, 6 छात्र, क्या बोला, 6 छात्र एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर, ठीक है। 6 है, 2 4 6, ये किसके लिए होता है, लेफ्ट के लिए, ये किसके लिए होता है, राइट के लिए। शुरुआत हमेशा यहां से, ठीक है। केंद्र की ओर बैठे, ए सी के ठीक बाएं बैठा है, ए सी के ठीक बाएं बैठा है, ए सी के ठीक बाएं बैठा है, ठीक है। ई डी के दाएं से तीसरे स्थान पर, इसको भी छोड़ दीजिए। डी सी का निकटतम पड़ोसी है, डी सी का निकटतम पड़ोसी इसी तरफ जाएगा क्योंकि इधर के निकटतम में तो ए आ गया। अब एक लाइन थी, ई डी के दाएं से तीसरे स्थान पर है, दाएं से इधर घूमना है, तो दाएं से 1 2 और 3, मतलब यहां पर कौन बैठ जाएगा, ई। 2 जगह अभी भी खाली है। ई डी के दाएं से दूसरे, बी ई और एफ दोनों का निकटतम पड़ोसी, ई और एफ दोनों का निकटतम पड़ोसी। देखिए इधर तो हो ही नहीं सकता, निकटतम पड़ोसी मतलब इसके अगल बगल ही होगा, तो इस बगल तो ये बैठा हुआ है, तो बी यहां पर बी ई और एफ दोनों का निकटतम पड़ोसी है। ए के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन है, ए के बाएं से दूसरे स्थान पर 1 और 2 कौन बैठा हुआ है, बी दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। ओह, तो साथियों इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा आज का सेशन खत्म होता है। सवालों में अभी आप देख रहे हैं कि सवालों का लेवल थोड़ा सा हाई होता जा रहा है।
अंडर ग्रेजुएट लेवल में जो पेपर आ रहा है होना भी चाहिए, क्योंकि पेपर होते हुए कुछ दिन हो चुके हैं। तो आज का ये पेपर पढ़ने के बाद हमारे जो भी बच्चे एग्जाम देने जाएं और अभी तक जिन बच्चों ने एग्जाम दिए हैं, कृपया करके मेरा आपसे निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में आप हमारे प्रयास के बारे में अच्छा बुरा जो भी है वो जरूर लिखें। मिलते हैं कल एक और नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।